आज हम लोग वर्ष 2021 में सामाजिक विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले 2021 में पूछे गए जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उस सबका आंसर दे दिया गया है। अभी हम लोग सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका आंसर होगा राजगीर। देखिए, एक मार्ग होता है रज्जू मार्ग, इसे इंग्लिश में रोपवे बोलते हैं। और रोपवे ये क्या होता है कि जो पहाड़ एरिया होता है, पहाड़ी एरिया, जैसे मान लेकर चलिए कि ये पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़ है, तो इस दो पहाड़ी एरिया को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है उसे हम लोग रज्जू मार्ग बोलते हैं। आप यहाँ पर देखते हो कि मूवी वगैरह में कि यहाँ पर केबल तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति को भेजा जाता है, और ये जो मार्ग होता है यह मार्ग रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ये सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, और इस नगर के विकास में सबसे मेन योगदान शेर शाह सूरी का जाता है। शेर शाह सूरी का जाता है। नेक्स्ट है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो यह भाखड़ा नांगल बांध के वजह से बना है। जैसे ये कोई नदी है, इस नदी पर जब कोई बांध बनाया जाता है तो इस बांध के पीछे नदी के बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, और इस तरीक़ा से मानव निर्मित एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। तो ये जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है ये भाखड़ा नांगल जो बांध बना उससे हुआ, और यह भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। तो सतलज नदी पर जो भाखड़ा नांगल बांध बना है उसी बांध के बनने से पीछे गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय का निर्माण हो गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा जो भूमि का धंसने वाला क्षेत्र है वह भारत के उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड में हमेशा पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र नीचे की ओर धंस जाता है, उसे कहा जाता है भूस्खलन। भूमि का नीचे धंसना भूस्खलन कहलाता है, इसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। यह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो देखिए, बिहार के जो दक्षिणी इलाका है यानी दक्षिणी बिहार, ये दक्षिणी बिहार हमेशा सूखा से ग्रसित रहता है, सूखा से। और जो उत्तरी बिहार है यह उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ ग्रसित रहता है। आप देखेंगे जैसे ये मान लीजिए बिहार हुआ, ये बिहार है, तब देखें कि बिहार के ठीक बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है। ये बिहार है और इस बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है। तो इस गंगा नदी में ऊपर से यानी उत्तर से, उत्तर में जो नेपाल है इस उत्तर की तरफ से बहुत सारी नदियाँ आती है, और ये जब नदियाँ बिहार में आती है तो अपने साथ मिट्टी बालू बहुत कुछ लेके आती है, और ये बरसात के टाइम पर ये नदियाँ क्या होती है, अपने साथ लाए गए मिट्टी और बालू को बिखेर देती है और अपने रास्ता को परिवर्तित कर लेती है, जिसके वजह से ये पूरे जो इलाका देख रहे हैं उत्तर के पूरे इलाका ये हमेशा बाढ़ ग्रसित रहती है। जबकि दक्षिण बिहार में जो नदियाँ है वह नदियाँ पठार से निकलती है, और पठार से निकलने की वजह से इसमें सालों भर पानी नहीं रहती है, जिसके वजह से ये नदियाँ क्या होती है, सूख जाती है। तो दक्षिण जो बिहार है वह दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित रहता है, और उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से त्रस्त रहता है। नेक्स्ट है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और इसी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था, और यह जो संधि है यह संधि हुआ था
फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय और प्रासा या जर्मनी के साथ। तो फ्रांस और प्रासा या जर्मनी इसके साथ हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेक्स्ट है 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुआ था। आप जानते होंगे कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजा का शासन रहा, लेकिन वह राजा संविधान के अनुसार काम करता था। तो जब कोई देश में राजा हो लेकिन वह राजा संविधान के अनुसार काम करे तो उस देश को संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे वर्तमान में जो ब्रिटेन देश है वहाँ पर राजा का शासन है, लेकिन वह राजा संविधान के अनुसार काम करता है, इससे वह भी संवैधानिक राजतंत्र ही कहलाएगा। नेक्स्ट है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। आपको याद होगा कि 25 अक्टूबर सन 1917 ईस्वी में रूस में जो क्रांति हुआ था उस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति हुआ कब था, तो यह होता 25 अक्टूबर 1917 में, और इसका नेतृत्व किया था लेनिन। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। देखिए ये हो गया धरातल, और धरातल के नीचे जब प्लेट आपस में टकराती है या बहुत वजह होता है जिसकी वजह से भूकंप होता है, तो ये जब तरंग निकलती है तो ये तरंग सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले ये जो निकल रही है तरंग लंबवत, यही सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी पर पहुँचेगी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर भूकंप की शुरुआत हुआ, तो जहाँ से भूकंप की शुरुआत होता है उसे हम बोलते हैं केंद्र। और सबसे पहले भूकंप का झटका जहाँ पर पहली बार महसूस होता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। तो भूकंप के झटका पहली बार जहाँ महसूस होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे हम केंद्र कहते हैं। इसका आंसर होगा अधिकेंद्र, इसे ईपी सेंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है सुनामी संबंधित है। यह सुनामी समुद्र से संबंधित है। जब कभी समुद्र में भूकंप आती है तो उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप में बहुत सारे घर विनाश हो जाते हैं, बहुत सारे घर गिर जाते हैं, और उस घर में जो लोग दबे होते हैं उन सब को हम लोग इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से पता लगाते हैं। तो इंफ्रारेड कैमरा क्या होता है, किसी भी जीव जंतु के शरीर से जो भी ऊष्मा निकलती है, जो हीट निकलती है, उससे हम लोग पहचान लेते हैं कि वहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई जीव है, और हम लोग उस व्यक्ति को बाहर निकाल करके राहत दिलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा की बात करें तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये सभी मानव निर्मित आपदा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो धान एक खरीफ फसल है, और गेहूँ, जौ, तिलहन ये सभी रबी फसल है। गेहूँ, जौ, तिलहन ये सभी रबी फसल है, जबकि धान की बात करें, मक्का की बात करें, ज्वार की बात करें तो ये सभी खरीफ फसल है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से। कभी कभी प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए श्वेत क्रांति क्या। श्वेत क्रांति तो भारत में दूध के उत्पादन के क्षमता में वृद्धि के लिए जो क्रांति हुआ था उसे ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण अर्थात रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। इसका आंसर होगा मुंबई। सन 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली सूती मिल की स्थापना किया गया था, और सन 1855 ईस्वी में कोलकाता के जो रिसरा नामक स्थान है, इस रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में पहली बार
जूट का कारखाना स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपको पता होगा कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था और जर्मनी के एकीकरण ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा हुआ था। और यहाँ पर जो ऑप्शन है काउंट काबुर, गैरीबाल्डी, मेजनी, इन तीनों का संबंध इटली से है। तो इटली के एकीकरण काउंट काबुर, गैरीबाल्डी और मेजनी के द्वारा सन 1870 ईस्वी में किया गया था। जबकि बात करें जर्मनी के, तो जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी में बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी ने। जबकि वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने और वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था और यह आंदोलन सन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, समाजवादियों के बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों के बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है और यह दास कैपिटल सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। और बात करें बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये किए थे चंपारण में। गांधी जी सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह के प्रयोग किए थे। बात करें इसी में खेरा आंदोलन, तो गुजरात के खेरा में 1918 में आंदोलन गांधी जी किए थे और अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी 1918 में गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। नेक्स्ट है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध है। हीराकुड बांध भारत के सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 4801 मीटर है, 4801 मीटर है। जबकि भारत के सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो भारत के सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है और यह 226 मीटर ऊंचा है। बात करें हीराकुड के, तो यह हीराकुड बांध महानदी पर है। और बात करें भाखड़ा नांगल बांध के, तो ये भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? तो उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड है। देखिए, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चारों कोयला के प्रकार है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से ज़्यादा होता है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा। तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा 80% से ज़्यादा होता है। बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 60 से 80% होता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है, जबकि पीट में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। तो सबसे घटिया कोयला पीट है और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइड होता है। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना है,
तो गंडक परियोजना का संबंध वाल्मीकि नगर से है। गंडक नदी पर जो परियोजना बनाई गई है उसे गंडक परियोजना का नाम दिया गया है और यह वाल्मीकि नगर यानी कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो वह मध्य प्रदेश में हो और मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन के प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में होगा, जबकि सर्वाधिक वन पूछे तो वह मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। तो यह कहलगांव बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहलगांव कहाँ है? कहलगांव बिहार के भागलपुर में है और यहाँ पर बिजली का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। देखिए, जिन क्षेत्रों में औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी अगर कम वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र को हम लोग सुखाड़ घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो देखिए, आप अगर बिहार के अब देखिएगा तो मान लेते हैं कि ये बिहार है, ये बिहार क्षेत्र हो गया। इस बिहार के दो भाग में बांटती है गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच गुजरती है। तो ये जो उत्तरी बिहार है, ये पूरा उत्तरी बिहार, ये पूरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यानी उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित है। जबकि दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार सूखा ग्रसित है। इस पूछ रहा है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तरी बिहार है। और सूखा की बात करें तो सूखा प्रभावित क्षेत्र है दक्षिणी बिहार। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आपको याद होगा कि बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था और यही छात्र आंदोलन बाद में जा कर के संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया था और ये संपूर्ण क्रांति जो था ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? बांग्लादेश सन 1971 में आज़ाद हुआ था। पहले बांग्लादेश के नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे। प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, बाद में बांग्लादेश अलग देश बन गया और यह बना था 1971 में। और ये जो बांग्लादेश है यह पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब भारत से पाकिस्तान देश अलग हो गया और वह पाकिस्तान पूरब में और पश्चिम में दोनों तरफ स्थित था। पूरब में जो पाकिस्तान था वही पूरब के पाकिस्तान वर्तमान के बांग्लादेश है। देखिए, अगला है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था, राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें से चंडीगढ़ है और वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार के उदाहरण अमेरिका, भारत और कनाडा तीनों है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे अच्छा संघ सरकार के उदाहरण कौन है, तो उसका आंसर होगा अमेरिका। संघात्मक सरकार के सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई। आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक है और यह आरबीआई बना था 1935 में और इस रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा एक मार्क का प्रयोग होता है, जबकि सोने चांदी के आभूषण के शुद्धता की जांच के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है और सेवा क्षेत्र का संबंध तृतीयक क्षेत्र से है।
सेवा क्षेत्र का जो संबंध है वो तृतीयक क्षेत्र से है और औद्योगिक क्षेत्र का जो संबंध है वह होगा द्वितीयक क्षेत्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, इन सभी से कहीं न कहीं सूचना के ही आदान प्रदान होता है, सूचना की प्राप्ति होती है। अतः यह सभी संचार सेवा के क्या है? अंग है। आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण के स्वास्थ्य सेवा भी घटक है, आवास भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों है। जब किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिलता है, उसे रहने के लिए आवास मिलता है, उसे शिक्षा और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण मिलता है, तब उस व्यक्ति में क्षमता का विकास होता है और वह व्यक्ति सही से सेवा दे पाता है। तो मानवीय पूंजी के निर्माण के घटक इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस सभी विश्व की अर्थव्यवस्था के आपस में समन्वय हो जाए, आपस में मेल मिलाप हो जाए, वही वैश्वीकरण का मतलब है। और भारत सन 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण को अपनाया था। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति किया गया था उसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया है और इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के केंद्रीय बैंक भी है, यही बैंक भारत में मुद्रा यानी कि पैसा जारी करती है, नोट छापती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो किसी भी देश के मानव होता है, उस मानव के जीवन के रहन सहन को प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करती है, यानी पर कैपिटा इनकम PCI रहन सहन को प्रभावित करती है। अगर प्रति व्यक्ति आय यानी कि PCI अगर अच्छा खासा है, ऊंचा है, तो रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा और प्रति व्यक्ति आय कम है तो रहन सहन निम्न होगा। अगला है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार एक मैदानी राज्य है और बिहार में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए चरक का संबंध कहाँ से है? तो चरक भारत के थे, तो चरक का संबंध भारत से है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो बिहार में 7% क्षेत्र पर वन है। जबकि आपसे पूछे कि भारत में कितने % पर वन है, तो भारत में 21% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बिहार में 7, भारत में 21%। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट। देखिए, लोहा के 4 अयस्क हैं, एक है मैग्नेटाइट, एक है हेमाटाइट, एक है लिमोनाइट और एक है सीडेराइट। ये सभी लोहा के प्रमुख अयस्क है, इसे ध्यान रखेंगे। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सभी लोहा के प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है, सबसे घटिया कोयला है। तो सबसे घटिया कोयला पीट होगा, जबकि सबसे बढ़िया जो कोयला है और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया पीट और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है। बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है ये भी कोयला के ही प्रकार है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसमें से धान रोपण फसल नहीं है। देखिए, रोपण फसल के मतलब होता है कि जो फसल एक बार लगाए और एक बार लगाने के बाद उसका प्रयोग 2 बार लगातार करे या अधिक बार करे। एक बार लगाने के बाद जब अधिक बार प्रयोग करे तो उसे हम रोपण फसल बोलते हैं। धान का जो फसल है, ये धान के फसल एक बार लगाते हैं और इसका प्रयोग एक बार होता है।
इसलिए ये रोपण फसल नहीं है, जबकि रबर, गन्ना और चाय इसे एक बार लगाने के बाद अधिक बार प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा धान। धान एक रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। धान यानी कि चावल है, और धान के बाद गेहूं को प्रमुख खाद्यान्न फसल माना गया है। नेक्स्ट है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में 60% क्षेत्र कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। अब पढ़े होंगे कि गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि बिहार के जो किसान था उस पर तिनकठिया व्यवस्था लागू किया था अंग्रेज के द्वारा। इसमें क्या था कि प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा पर किसान को नील की खेती करना पड़ता था। तो 3 कट्ठा पर चूँकि नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इस पद्धति को तिनकठिया प्रणाली कहा गया। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका आंसर होगा हंटर समिति। आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड था, और इस हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा हंटर समिति गठन किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात, पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिहार में है, और ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश से जुड़ी है, और नेपाल बिहार के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरी है? देखिए, गठबंधन के मतलब होता है 2 या 2 से अधिक दल मिल करके जो कोई दल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसे बोलते हैं गठबंधन। और 2 या 2 से अधिक दल मिल करके जब जो सरकार बनाती है उस सरकार को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो ये तभी संभव होगा जब उस देश में बहुदलीय व्यवस्था होगा, क्योंकि गठबंधन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टी की आवश्यकता होता है। तो इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी बना था 1980 में, और यह बना था अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में आपातकाल 1975 में लगा था, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी 1975 में बना था। इसके अलावा 1975 में ही वियतनाम के एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला रेशम मार्ग था। रेशम मार्ग से चूँकि रेशम का व्यापार होता था, इसलिए उसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, सिल्क रूट। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, लेकिन 1922 में चौरी चौरा नामक घटना हुआ, और इस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह हुआ था सन 1942 में। 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई के। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के। इसी के साथ साथ आप कुछ महत्वपूर्ण तिथि को याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा 5 जून, तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूछेगा 15 मार्च के, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और बात करें 24 दिसंबर के, तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
ये सभी बातों को आप कॉपी में नोट करते जाएंगे, हमेशा यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? यह हुआ था 2005 में। और सूचना के अधिकार कानून के लिए सबसे पहले आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? यह बोले हुए थे अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन अमेरिका देश के 16वें राष्ट्रपति थे। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और लोकतंत्र की सबसे अच्छा परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला था। जो पंचायती राज संस्था है यह सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था, राजस्थान राज्य में। और यहाँ पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। 1/3 क्या है? आरक्षण है। और जब प्रश्न पूछेगा कि बताइए पंचायती राज संस्था की चर्चा संविधान के किस भाग में, तो संविधान के भाग 9 में इसकी चर्चा है। और पूछे कि पंचायती राज संस्था की चर्चा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 11 में इसकी चर्चा है। जब पूछे कि पंचायती राज संस्था की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 में। इस सभी बात को नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र की सफलता की क्या बाधा है? तो देखिए लोकतंत्र में सफलता की बाधा अशिक्षा भी है, गरीबी भी और बेरोजगारी, यानी इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य बिहार, इसमें से बिहार है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो भी क्रिया हम करते हैं अगर उस कार्य के बदले में हमें जो पैसा मिलता है तो उस काम को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जिस काम को करने के बाद हमें पैसा की प्राप्ति होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इसलिए पैसा कमाते हैं ताकि हमारी आवश्यकता क्या हो, पूरा हो जाए। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी लगाए थे। सन 1868 में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे और उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बताइए द पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका लिखा गया किताब है? तो इनका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। द पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया किताब है। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय के लिए कर्ज देने वाली संस्था कौन है? तो यह होगा भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। और जब भारत की बात करें तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई जब कर दिया गया तब वहाँ के ज़मीन लवणीय हो गया जो भूमि को निम्नीकृत कर दिया गया। अंतिम क्वेश्चन है, सपानी खेती प्रचलित है? तो सपानी खेती भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सीढ़ी के आकार का खेत बनाकर जो खेती होता है उसे सोपानी या समुच या सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं और इसका संबंध उत्तराखंड से है। इस तरह से हम लोग वर्ष 2021 में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका समाधान कर दिया गया है। इससे पहले आप लोगों को 2022 के और 2023 के भी सभी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं। अगर आप सही से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा और आपसे जो 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस 40 में से आप जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना होगा। तो अगर इस वीडियो को आप सही तरीके से देख रहे हैं, इसका फॉलो कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए
कि आप सही से आप 70 से 75 तक आसानी से जवाब देने में सक्षम होंगे, जबकि आपको जवाब 40 ही देना पड़ता है। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त हुआ। आगे हम लोग वर्ष 2020 में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न समाप्त हो जाएगा तब हम लोग जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी का अध्यायवार क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।